अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नाम सर। क्या हाल चाल है भाई? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। जी, शुक्र है अल्लाह का। जी, तो आज हमारा टॉपिक है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए कुछ अजम्पशंस होती हैं, जो अजम्पशन जो है डाटा को फॉलो करनी होती हैं। इसमें यही है व्हाट टू डू व्हेन डाटा ब्रेक्स द रूल्स। रूल्स का मतलब वही है कि जब वो 4 अजम्पशंस हमने डिस्कस की थी, उन 4 अजम्पशन में से कोई भी अजम्पशन फॉलो नहीं करता डाटा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। When analysis of variance is performed, certain assumptions are made about the data. वो कौन कौन सी assumptions हैं? वो 4 assumption हैं, लेकिन उससे पहले if data do not confirm these assumptions, conclusions are not justified by researcher। अगर उन assumption में से कोई assumption डाटा फॉलो नहीं करता तो आप एनालिसिस कर लेते हैं और फिर कंक्लूजन करते हैं, तो वो जस्टिफाई नहीं होते आपके कंक्लूजन जो है आपके एक्सपेरिमेंट के, आपके रिसर्च के। assumptions कौन कौन सी है? assumptions of the analysis of variance, एनोवा की assumptions जो 4 हमने डिस्कस की थी। फर्स्ट वन, the error terms are randomly, independently and normally distributed। ये जो एरर टर्म्स होंगी वो आपके डाटा के अंदर वो एक तो रैंडमली, इंडिपेंडेंटली और थर्ड वन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। सेकंड वन इज वेरिएंसेस ऑफ डिफरेंट सैंपल्स आर होमोजीनियस। ये जो आपके डिफरेंट सैंपल्स होंगे, आप अपने एक्सपेरिमेंट से 10 सैंपल लेते हैं, 20 लेते हैं, 40 लेते हैं, 50 लेते हैं, तो वो सैंपल्स जो है उनका वेरिएंस जो है वो होमोजीनियस होगा। ये नहीं है कि जो है आप कि कहीं से सैंपल का वेरिएंस जो है 2 आ रहा हो और कहीं से 5 आ रहा हो और कहीं से 10 आ रहा हो। इसकी आगे हम एक एग्जांपल भी लेंगे। तो वेरिएंसेस जो है वो होमोजीनियस हो तो फिर आपकी ये अजम्पशन जो है वो डाटा की है कि वेरिएंसेस होमोजीनियस होनी चाहिए। थर्ड वन इज वेरिएंसेस एंड मीन ऑफ डिफरेंट सैंपल्स आर नॉट कोरिलेटेड। ये 2 डिफरेंट चीजें हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना आपने। पहली जो थी वो सैंपल्स के वेरिएंसेस की बात हो रही थी, ठीक है। सैंपल्स जो आप लेते हैं डिफरेंट जगह से, एक ही ट्रीटमेंट से इवन आप 3 जगह से सैंपल ले लेते हैं, 4 जगह से ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके जो वेरिएंसेस हैं वो होमोजीनियस होने चाहिए, लेकिन सैंपल्स के वेरिएंसेस और ट्रीटमेंट के जो मीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए। यानी कि जो सैंपल्स में वेरिएशन आ रही है वो ट्रीटमेंट के मीन्स को जो है वो अफेक्ट ना करे।
इसका मतलब ये है। और फोर्थ वन इज द मेन इफेक्ट्स आर एडिटिव। उसका पहले भी हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि जो आपके मेन इफेक्ट्स मीन होता है कि आपका ट्रीटमेंट ही आप मेन इफेक्ट ले रहे होते हैं, ठीक है। उनको हमेशा उनकी सुपरमेसी होनी चाहिए, वो एडिटिव होने चाहिए। जो बाकी कहीं पे आपकी स्टाइल की वेरिएशन है, कोई क्लाइमेटिक या कोई और हैजर्ड है, उसकी वजह से डिफरेंस ना हो। मेजर डिफरेंस जो है वो आपकी ट्रीटमेंट की वजह से हो, तो वो जो मेन इफेक्ट्स हैं, ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स हैं, वही एडिटिव होने चाहिए। तो फर्स्ट वन, अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करें कि नॉर्मेलिटी के लिए क्या करना चाहिए आपको कि आपका डाटा नॉर्मल हो, एबनॉर्मल ना हो। ये नहीं है कि आपका जो है, आप से फॉर एग्जांपल वीड्स का डाटा ले रहे हैं अपने डिफरेंट जो है उसमें ट्रीटमेंट्स में और एप्लीकेशन में, तो कहीं पे तो आपकी सेट की जो डेंसिटी है वो आ रही है 4, 5, 6, 3, 6, 7, और एट वंस आपकी चली जाए 40, 55, तो ये नॉर्मल नहीं होगा फिर, ठीक है। कि नॉर्मलिटी ये है कि एक स्पेसिफिक रेंज हो। ये तो हो सकता है कि आपका डाटा वेरी कर रहा है 4 से 8 के दरमियान, 4, 5, 6, 5, 4, 8, 7, 6, 5, 7, 8 या 10 तक। लेकिन ये नहीं है कि आपका डाटा वेरी कर रहा हो कि 4 से लेकर 100 तक, और उसमें मोस्टली आपकी फिगर जो है वो 10 में फॉल कर रही हो, एक दो फिगर जो है वो 80, 70, 90 इस तरह की आ रही, तो वो फिर डाटा आपका नॉर्मल नहीं होगा। तो डाटा नॉर्मल कब नहीं होता? जब आप रैंडोमाइजेशन प्रॉपर नहीं करते अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन। अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन अगर आप प्रॉपरली रैंडोमाइजेशन करें तो आपकी जो है ये अजम्पशन जो है फुलफिल हो सकती है, तो आपका डाटा जो है वो नॉर्मल हो सकता है। तो पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में जो है आप प्रॉपर अगर रैंडोमाइजेशन, अप्रोप्रिएट रैंडोमाइजेशन करेंगे तो आपका जो है ये अजम्पशन नॉर्मलिटी वाली फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस। जो हमने बात की कि आपके सैंपल्स के जो वेरिएंसेस हैं वो होमोजीनियस होने चाहिए। उसमें एक एग्जांपल जो है वो नीचे दी गई है। द एवरेज ऑफ ट्रीटमेंट्स वेरिएंसेस आर मेड टू गिव द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द कॉमन वेरिएंसेस। कि जो आपकी ट्रीटमेंट के वेरिएंसेस का जो एवरेज होता है वो बेस्ट एस्टिमेट है कॉमन वेरिएंस का। इसमें नीचे अगर आप एग्जांपल देखें तो आपके पास R1, 2, 3, 4, 5 जो है रेप्लिकेशंस हैं, और इसी तरह से अगर नीचे देखें रोज में ट्रीटमेंट जो है वो आपके पास ABCD 4 ट्रीटमेंट्स हैं और 5 रेप्लिकेशंस हैं। तो इनका जो है डेटा आपके पास दिया गया है। से फॉर एग्जांपल जो आपकी ए ट्रीटमेंट है उसमें रेप्लिकेशन 1 में 3 आया है, रेप्लिकेशन 2 में 1 है, 3 में 5 है, रेप्लिकेशन 4 में 4 है और रेप्लिकेशन 5 में 2 है। और जब इसका टोटल हमने लिया तो ये 15 है, और इसका मीन जो है वो 3 है, क्योंकि 5 रेप्लिकेशन है, 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे आप 3 आ गया आपका। और उसके बाद आपका वेरिएंस जो है वो 2.5 है। और इसी तरह से अगर आप ट्रीटमेंट बी में देखें तो उसमें भी वेरिएंस आपके पास 2.5 आ रहा है। और इसी तरह से ये वेरिएंस का फार्मूला आपसे डिस्कस किया मार्क साहब ने, आपको पता है वेरिएंस कैसे निकालते हैं?
क्यों भाई? एनीवन? कोई है हमारे साथ ऑनलाइन? आप लोगों से पूछ रहा हूँ। क्यों भाई इमरान सर के फार्मूला तो शेयर नहीं किया सर। जी? पहले डिस्कस नहीं हुआ आपसे वेरिएंस का? सर फार्मूला नहीं बताया सर ने, कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं। अच्छा, सर वो सॉफ्टवेयर बेस्ड कर रहे हैं हम लोग। जी सर सॉफ्टवेयर से करवा रहे हैं सर। सॉफ्टवेयर से करवा रहे हैं, ठीक है। चलें, ये मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में जो है वो वेरिएंसेस की एग्जांपल पूरी करवा दूंगा कि आपने वेरिएंस कैसे निकालना है, ठीक है। सर जी इसमें ट्रीटमेंट ए में आपका वेरिएंस आ रहा है 2.5, ट्रीटमेंट बी में 2.5, ट्रीटमेंट जो सी है उसमें वेरिएंस एट वंस जो है वो इंक्रीज हो गया है, क्योंकि यहां से आपके पास डाटा में भी आप चला गया है, 45 पे चला गया है, ठीक है, 9 पे जो है और है। तो देखें वेरिएशन कितनी है, 3 से लेकर 45 तक। और पहली जो 2 ट्रीटमेंट थी उनमें आपका तकरीबन 1 से लेकर 4-5 तक यहां तक जो है वो फॉल कर रहा था, या मैक्सिमम 30 तक जो है, पहली में 15 तक गया था और दूसरी में 30 तक, लेकिन तीसरी में अगर आप देखें तो 45 तक जो है वो चला गया है। और इसी तरह आपकी जो डी ट्रीटमेंट है चौथी, उसमें भी जो है वेरिएंस जो है वो आपके पास 22.5 है। सॉरी, ये टोटल को मैं जो है ना वो कंफ्यूज कर गया। तो पहली आपकी 2 ट्रीटमेंट्स हैं उनमें आपके पास डाटा की रेंज जो है वो 1 से लेकर 5 तक, 7 तक मैक्सिमम जा रही है, 8 तक। और जो तीसरी और चौथी ट्रीटमेंट है उनमें 20 तक और जो है वो 15 तक चला गया है, तो इसलिए वेरिएशन जो है उसमें ज्यादा आ रही है। तो ये अब देखें तो 2 आपकी जो ट्रीटमेंट्स हैं पहली, उसमें वेरिएशन जो है वो आपके पास 2.5 आ रही है, और जो तीसरी और चौथी है उनके में 22.5 आ रही है। तो अब क्या हुआ कि आपके वेरिएंसेस जो है वो 4 ट्रीटमेंट्स की जो वेरिएंस है वो डिफरेंट है, 2 में सेम है 2.5, और जो अगली 2 है सी और डी उनमें 22.5 है। तो इसमें अगर आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करें, इनका इकट्ठे करें और सेपरेट करके देखें तो फिर आपको थोड़ा सा मजीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे उस पर देखें, अगर हम स्लाइड पे, तो उसमें हमने जब इनको चारों ट्रीटमेंट का इकट्ठा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस किया तो ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम डेफिनेटली 3 आ गया हमारे पास, एरर का जो है चूंकि 5 से हमारे पास एप्लीकेशन थी, 4 जो है वो ट्रीटमेंट थी, तो 19 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम और एरर का 16 आ गया। उसके बाद इसका एसएस है, एमएस है, और इसका एफ टेस्ट लगाया, तो उसमें हाईली सिग्निफिकेंट आ रहा है इसमें। अगर आप दोनों ट्रीटमेंट का इकट्ठे जो है सारी ट्रीटमेंट का एनालिसिस आवे, अब अगर आप स्प्लिट कर दें, ठीक है, एनालिसिस वेरिएंस एनोवा ए एंड बी के लिए जो है अलग कर दें, क्योंकि उनका सेम है, होमोजीनियस है वेरिएंस, और सी और डी का भी इसी तरह से है। तो अब ए और बी के लिए जब हमने किया तो ट्रीटमेंट डेफिनेटली आपकी कितनी हो गई, 2, रेप्लिकेशन वही रही, तो ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 1 आ जाएगा, और 2 ट्रीटमेंट थी और 5 रेप्लिकेशन थी तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 हो गया।
तो एरर का आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 8। तो इसके SSMS जब निकाले और उसका F टेबुलेटेड वैल्यू निकली तो ये सिग्निफिकेंट आया है। A और B का यानी जो रिजल्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन जब हम C और D को हमने इसी तरह से परफॉर्म करके देखा उसका अनोवा, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम SSMS के बाद जब F हमने कैलकुलेट किया तो वो सिर्फ 2.78 आया। तो 2.78 जो F की वैल्यू है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। वो क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट है। अब इसमें देखें कि जब आपके पास डिफरेंट वेरिएंसेस डिफरेंट है, होमोजीनियस नहीं है, तो उस पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है कि आपकी जहां पे एक जैसी जो थी वेरिएंस सेम था, होमोजीनियस था, वहां पे रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं। इससे ये है कि द डेटा इन विच द वेरिएंस आर नॉट homogeneous, there are several courses or ways we can follow कि हम जब आपका डाटा उसकी वेरिएंस होमोजीनियस नहीं होती तो उसमें बहुत सारे वेज हैं या कोर्सेज हैं जिसके जरिए हम आगे अपने डाटे को जो है वो फॉलो करते हुए डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या उसका एनालिसिस कर सकते हैं। First one is we can separate the data into groups with same variance within each group। जो हमने पहले किया है कि जहां पे आप ग्रुप में डाटा को डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से कि हर एक ग्रुप का होमोजीनियस हो वेरिएंस। जैसे हमने ए और बी का देखा सेम था और ए और बी का एक ग्रुप बना लिया, और सी और डी का वेरिएंस सेम था तो सी और डी का एक ग्रुप बना लिया। तो वो एक ग्रुप बनाने के बाद फिर हम देन ग्रुप इज एनालाइज सेपरेटली, उनका फिर अलग अलग अनोवा जो है एनालिसिस कर लें। आप ए बी ट्रीटमेंट का अलग कर लें, सी और डी का अलग कर। सेकेंड वन इज वेइंग मीन अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएंसेस, कि जो आप के मीन्स हैं उनको आप वेरिएंस के मुताबिक जो है वो वेट करें, उनको उस हिसाब से आप नापें तोलें वेरिएंस के मुताबिक। सिर्फ मीन्स को ना देखें, यानी कहने का मतलब ये है उसके साथ वेरिएंस को भी देखें। और थर्ड वन जो है ट्रांसफॉर्म द डाटा इन सच अ वे दैट इट विल बी होमोजीनियस, कि आप डाटे को इस तरह से इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करें कि जिससे जो है वो होमोजीनियस हो जाए उसके वेरिएंस। उसमें आगे जो है वो डिफरेंट वेज हैं, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है, आर्क साइन है, और डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हैं जो हम कर सकते हैं। तो वो हम आगे स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन है, एंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थर्ड जो हमारे पास assumption है that is independence of means and variances, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो मीन्स हैं आपके स्टेटमेंट्स के और जो सैंपल्स में वेरिएंस है वो उसमें वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, को रिलेट नहीं करने चाहिए। तो ये थर्ड assumption हमारी वही है। There is a definite relation between means of the sample and their variances. A positive correlation between means and variances is often
encountered when there is a wide range of sample mean। कि जब आपके बहुत ज्यादा आप सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसके मीन बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपका जो पॉजिटिव कोरिलेशन है मीन और सैंपल की, मीन वेरिएंस मीन्स और वेरिएंस के दरमियान जो पॉजिटिव कोरिलेशन है वो अक्सर औकात क्या होता है, वो एक इनकाउंटर हो जाता है जब बहुत ज्यादा सैंपल्स के मीन हो, वाइड रेंज हो। यानी कि फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि उसमें कोरिलेशन अगर आ जाए, पॉजिटिव कोरिलेशन, जो हमने पहले बात की, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ मीन्स एंड वेरिएंसेस की। तो इंडिपेंडेंस जब होगी तो उनका कोरिलेशन नहीं होगा। अगर उनका पॉजिटिव कोरिलेशन है तो वो फिर इनकाउंटर करेंगे और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये जो है वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है आपका ठीक नहीं होगा, उसके जो कंक्लूजन है वो ठीक नहीं होंगे। आगे इसकी एग्जांपल दी गई है। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ एफिड। If mean is 305 and 315, differences is of 10। कि अगर आपके पास दो मीन है एफिड की पॉपुलेशन के, एक 305 आ रहा है एक जगह पे और दूसरी जगह पे आपके पास आ रहा है 315, तो उसमें डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 10 का। और इसी तरह से मीन इज 5 and 15, दूसरी जगह पे आपके पास मीन आ रहा है 5 और 15, तो वहां पे डिफरेंस कितना होगा? वो भी सेम वही 10 है। डिफरेंस इज आल्सो ऑफ 10। अब इस सिचुएशन में क्या है? द सैंपल्स विद हाई मीन्स would also have large variances and those with low means would have small variances। डेफिनेटली जहां पे आपके मीन 5 और 15 है उनका वेरिएंस कम होगा, मीन चाहे उसका भी 10 है। और जहां पे आपका जो है वो मीन आ रहे हैं 305 और 315 जो है वो आ रहे हैं, तो वहां पे भी मीन तो 10 है लेकिन वहां पे वेरिएंस ज्यादा होगी क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यूज है। Thus, the assumption that the mean and variances are not correlated would be false। तो जो हमारी assumption थी कि मीन और वेरिएंस जो है वो कोरिलेटेड नहीं होंगे, तो वो फॉल्स हो गई ना। ठीक है, क्योंकि जो है मीन्स देखें अगर आप, तो बेशक जो है वो उसका एवरेज सेम आ रहा है 10 दोनों जगह पे, लेकिन वेरिएंस जो है वो डिफरेंट आ रही है, वेरिएंसेस डिफरेंट आ रहे हैं क्योंकि वहां पे नंबर बहुत बड़ा है, 305 है और 315 है और दूसरी जगह पे सिर्फ आपके पास 5 और 15 है। तो मीन तो दोनों के जो है वो सेम है लेकिन वेरिएंस जो है डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि जो है वो वेरिएंस जो है वो रिलेट कर रहा है उसके नंबर्स के साथ। तो हमारी एजम्पशन ये है कि जो है वेरिएंस को रिलेट नहीं करना चाहिए, को रिलेट नहीं करना चाहिए मीन्स के साथ, इसलिए ये आपकी एजम्पशन जो है वो फॉल्स हो गई, तो आपको इस डेटा को भी करेक्ट करना पड़ेगा। फोर्थ वन इज एडिटिविटी। फॉर ईच एक्सपेरिमेंट देयर इज अ मैथमेटिकल मॉडल कॉल्ड लीनियर मॉडल। तो वो सीआरडी के लिए डिफरेंट है, आरसीबीडी के लिए डिफरेंट है। नीचे इसका फार्मूला दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो जो आरसीबीडी है, इन आरसीबीडी ट्रीटमेंट्स इफेक्ट इज द सेम फॉर ऑल द ब्लॉक्स एंड द ब्लॉक इफेक्ट इज सेम फॉर ऑल द ट्रीटमेंट। इसको समझने की जरूरत है कि जो आपकी ट्रीटमेंट्स हैं, से फॉर एग्जांपल आप जो है एक जगह पे 0 नाइट्रोजन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपके और 4 ब्लॉक हैं आरसीबीडी में, ब्लॉक 1 2 3 4, वो ब्लॉक डेफिनेटली आपने सॉइल की वेरिएशन की बेस पे जो है वो किए होंगे। तो ट्रीटमेंट जो आपकी 1 है, जहां पे 0 आप नाइट्रोजन अप्लाई कर रहे हैं, वो सब ब्लॉक के लिए उसकी परफॉर्मेंस सेम होनी चाहिए। मेरी बात थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कहने का मकसद ये है कि ट्रीटमेंट 1 आपकी है 0 और ट्रीटमेंट 2 है फर्ज करें 100 kg नाइट्रोजन, तो ये नहीं हो सकता कि किसी एक ब्लॉक में ट्रीटमेंट जो 1 है आपकी, जहां पे आप 0 नाइट्रोजन अप्लाई कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट 2 से यील्ड बेहतर का दे दे। ठीक है, यानी कि ट्रीटमेंट 0 जो है वो अगर ब्लॉक 1 में उसकी परफॉर्मेंस लो होगी तो 2 में भी लो हो, 3 में भी लो हो, 4 में भी लो हो, यानी कि सारे ब्लॉक्स के लिए उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सेम होनी चाहिए। उसका इफेक्ट जो है वो सेम होना चाहिए। और इसी तरह जो एक पार्टिकुलर ब्लॉक है, से फॉर एग्जांपल ब्लॉक 1 है, उस ब्लॉक 1 को हम ब्लॉक बनाते ही इसीलिए हैं कि ताकि उस ब्लॉक के अंदर वेरिएशन कम से कम हो। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में तो वेरिएशन होगी, लेकिन उस ब्लॉक को हम इस तरह से ब्लॉक बनाते हैं कि उसके अंदर वेरिएशन कम से कम हो। तो फिर डेफिनेटली उस पूरे ब्लॉक की, उस एक ब्लॉक की सारी ट्रीटमेंट्स के लिए, फर्ज करें आपकी 10 ट्रीटमेंट है, तो सारी 10 ट्रीटमेंट्स के लिए उसका इफेक्ट भी सेम होगा। ये नहीं है कि जहां पे आपकी ट्रीटमेंट 1 लगी है तो वहां पे तो आपकी जो है वो सॉइल बहुत प्रोडक्टिव हो, और जहां पे ट्रीटमेंट 10 लगी है वहां पे बहुत ही जो है वो लो फर्टिलिटी की सॉइल हो, तो फिर वो आपका जो है ब्लॉकिंग आपने इसका मतलब है सही नहीं की। तो ब्लॉकिंग जो है वो सही तभी होगी जब आपका एक ब्लॉक के अंदर उसका इफेक्ट सारी ट्रीटमेंट्स के लिए सेम होगा, यानी कि एक किस्म की यूनिफॉर्म कंडीशन जो है वो क्रिएट करते हैं एक ब्लॉक के अंदर, आप कोशिश करते हैं। डेफिनेटली फील्ड में इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन आपकी कोशिश यही होती है खास कि आप एक ब्लॉक के अंदर ऐसा ब्लॉक बनाएं, ब्लॉकिंग इस तरह करें कि वेरिएशन वहां से कम हो। और दूसरे नंबर पे फिर आप डेफिनेटली उसकी रेंडमाइजेशन भी करते हैं ताकि कोई बैचनेस जो है वो ना हो। सर अगर मसला आ रहा हो तो फिर लोकल कंट्रोल करेंगे? इफेक्ट ऑफ जी बेटा, सर मैंने कहा अगर जी फिर बेटा। भी मसला आ रहा हो तो फिर सर लोकल कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे।
जी फिर हम लोकल कंट्रोल भी इसीलिए एक बेसिक प्रिंसिपल है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का कि कहीं पे अगर हमें इशू आ रहा है, फर्ज करें आपको लग रहा है कि ब्लॉक तो हमने बना लिया, मजबूरी थी, लेकिन ये वाली साइड जो है वो ब्लॉक की जो है वो अनइवन है या बिल्कुल ऑड है, तो फिर उसको आप छोड़ देंगे, अपना प्लॉट साइज छोटा कर लेंगे, उसको नॉन एक्सपेरिमेंट में कर देंगे या किस तरह से उसको मैनेज कर लेंगे। In case of effect of nitrogen on yield, might yield less than others because of low natural nitrogen. चलिए बेटे, because of low natural nitrogen level in the soil or due to supply, तो किसी एक पर्टिकुलर जो है अगर हम देख रहे हैं उसमें नाइट्रोजन का इफेक्ट, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दी यील्ड पे, तो कुछ ब्लॉक जो है वो यील्ड में लेस परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, एक ही ब्लॉक के अंदर नहीं बात कर रहा, यानी कि 4 ब्लॉक्स हैं तो हो सकता है 1 या 2 ब्लॉक्स में यील्ड परफॉर्मेंस जो है वो लो हो, क्योंकि उसमें नेचुरली सॉइल में वेरिएशन हो सकती है, या उसमें फर्ज करें अगर आपका कोई बरानी या इस तरह का है तो आप का मॉइस्चर जो है वो इनएडिक्वेट है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड अदर सिचुएशन माइट बी वन इन विच द इफेक्ट ऑफ a treatment is to increase the yield by certain percentage or proportion। दूसरी एक सिचुएशन ऐसी भी क्रिएट हो सकती है कि जहां पे क्या हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का जो है उसकी यील्ड इंक्रीज हो सकती है बाई अ सर्टेन परसेंटेज और प्रोपोर्शन, किसी सर्टेन परसेंटेज या प्रोपोर्शन पे उसकी यील्ड इंक्रीज हो सकती है। दिस इज रेफर्ड मल्टीप्लिकेटिव ट्रीटमेंट इफेक्ट। इसको आप क्या कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव ट्रीटमेंट इफेक्ट है, कि किसी एक ट्रीटमेंट का जो है पार्टिकुलरली जो है वो यील्ड जो है वो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है किसी परसेंटेज में या प्रोपोर्शन में। इसको कहते हैं ट्रीटमेंट मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट। इन एनी ऑफ अबाउट केस, ऊपर जो हमने 3 चीजें डिस्कस की हैं, एक तो ये है कि जो है आपके 4-5 ब्लॉक हैं, उनमें से किसी ब्लॉक में जो परफॉर्मेंस जो है वो लो हो सकती है ड्यू टू नेचुरल नाइट्रोजन लो लेवल उसमें हो, या मॉइस्चर एडिक्वेट है। दूसरे नंबर पे आपके पास है कि किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट है वो बेहतर हो सकता है, बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है, तो वो मल्टीप्लिकेटिव ट्रीटमेंट इफेक्ट है। इन एनी ऑफ अबाउट केस, ये जो दोनों केस हमने ऊपर डिस्कस किए, इसमें क्या होता है, assumption ऑफ एडिटिविटी वुड बी इनकरेक्ट, कि हमने जो एडिटिविटी की assumption जो है वो बनाई थी यही कि जो हमारी ट्रीटमेंट्स हैं वो हमेशा जो है उनका इफेक्ट ही एडिटिव रहेगा। वो कोई बाकी जो कंडीशंस हैं जो मैंने बात की थी नेचुरल, उसमें सॉइल भी हो सकती है, उसमें एनवायरमेंटल भी हो सकती है,
उनका इफेक्ट इतना जो है वो सुप्रीम नहीं होगा कि वो ट्रीटमेंट के इफेक्ट को सुप्रेस कर दे। अगर कर देगा तो डेफिनेटली फिर आपकी जो मेन इफेक्ट विल बी एडिटिव या एडिटिविटी का है, वो आपकी एग्जम्पशन जो है वो फुलफिल नहीं होगी और आपकी वो एग्जम्पशन फॉल्स हो जाएगी। तो फिर आपका वो डाटा जो है उस एग्जम्पशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो फिर इस डाटा को भी आपको जो है वो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा या इसको उसी हिसाब से हैंडल करना। ये तो था हमारी ये 4 assumptions जो है ये हमने डिटेल में डिस्कस की कि हमें डाटा ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा टॉपिक था उसकी एक्चुअली डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उसमें बेसिकली ये 4 assumption है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की। वो अगर डाटा फुलफिल नहीं कर रहा आपका कि डाटा आपका नॉर्मली इंडिपेंडेंटली एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और आपका जो है अगर होमोजीनियस नहीं है वेरिएंसेस, तीसरे नंबर पे मीन और वेरिएंसेस जो है वो अगर कोरिलेटेड हैं, और चौथे नंबर पे अगर मेन इफेक्ट एडिटिव नहीं है, तो फिर आपका डाटा जो है वो उसमें प्रॉब्लमेटिक डाटा है, तो फिर आपको डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना पड़ता है। तो वो हम आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, ताकि ये जो एजम्पशंस हैं इसके बारे में हम क्लियर हो जाए, ठीक है, कि ये 4 जो एजम्पशंस हैं ये हम पता होना चाहिए कि ये 4 एजम्पशंस हैं, और हम डाटा को चेक करने के बाद हम असेस कर सकें कि आया ये 4 एजम्पशन फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। जी, आप लोग के क्वेश्चन। फिर मेरा एक क्वेश्चन है सर। चलें ये दोबारा ज्वाइन करते हैं, तो लास्ट मिनट है, फिर इसके बाद आपके क्वेश्चन। दोबारा लिंक शेयर कर।